डियर स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर में हमने ब्लड डिस्कस किया था। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है और वो वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है। इसका फंक्शन भी हमने डिस्कस कर लिए थे, लाइक ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, हार्मोन कैरी करता है, हीट को कैरी करता है फ्रॉम हाई प्रोड्यूसिंग टिश्यू टू द लो प्रोड्यूसिंग टिश्यू। और कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस भी होते हैं जैसे एंटीबॉडीज, क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो भी ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था ब्लड के टू कंपोनेंट है, प्लाज्मा एंड द ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे, अभी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स हैं आरबीसी, दैट इज द रेड ब्लड सेल्स, और इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी द व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी क्या करते हैं, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसी की वही कैरी करता है ऑक्सीजन और CO2 को। डब्ल्यूबीसी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और प्लेटलेट्स ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो अभी हम ब्लड के सेल्स डिस्कस करेंगे। तो सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड में है, देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी जिनको हम बोल सकते हैं, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, और ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी सेल्स इनको हम बोल सकते हैं, या व्हाइट ब्लड सेल्स। These all type of the blood cells, RBC, WBC or red blood cells, they are originated from the pluripotent stem cells and go through several development stages before entering into the blood. The process of blood formation is called hemopoiesis and takes place within the red bone marrow. Some lymphocytes are also produced in the lymphoid tissues. तो जितने भी ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं, ये सभी स्टेम सेल्स में डेवलप होते हैं, और स्टेम सेल में प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं और उन्हीं से ये डेवलप होते हैं। तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से सबसे पहले बिना अगर हम आरबीसी की बात करें, एरिथ्रोसाइट्स की, इस प्रोसेस को बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। तो सबसे पहले प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनेगा प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट डेवलप होकर एरिथ्रोब्लास्ट बनता है, देन रेटिकुलोसाइट, और लास्ट में एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट डेवलप्ड सेल होते हैं जो कि सर्कुलेशन में होते हैं। रेटिकुलोसाइट्स बिफोर डेवलपमेंट ये सर्कुलेशन में रिलीज होते हैं और आफ्टर 1 to 2 डेज ये अपना न्यूक्लियस लूज करते हैं। न्यूक्लियस लॉस्ट होने के बाद इट विल कन्वर्ट इनटू द एरिथ्रोसाइट एंड दिस इज द मैच्योर सेल्स। अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। तो प्लूरिपोटेंट सेल में सबसे पहले इट विल कन्वर्ट इनटू द मेगाकार्योब्लास्ट, देन मेगाकार्योसाइट, एंड आफ्टर दैट इट विल कन्वर्ट इनटू द प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट कैसे बनेगा, जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो में प्लूरिपोटेंट सेल फर्स्टली कन्वर्ट इनटू द मेगाकार्योब्लास्ट, देन मेगाकार्योसाइट, एंड लास्टली इट विल कन्वर्ट इनटू द प्लेटलेट्स। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट की, तो इसमें जो ग्रेनुलोसाइट में प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल फर्स्टली कन्वर्ट इनटू द मेलोब्लास्ट, मेलोब्लास्ट then convert into the basophil meloblast, eosinophil meloblast and neutrophil melocyte. Then basophil melocyte will convert into the basophil, eosinophil melocyte convert into the eosinophil, and neutrophil melocyte convert into the neutrophil, and lastly these are the mature WBC, and these all 3 types are the granulocyte types WBC. इनमें जो फर्स्ट स्टेप है वो कॉमन है, सबसे पहले मेलोब्लास्ट ही बनता है और मेलोब्लास्ट मेलोसाइट में कन्वर्ट होता है। ये दोनों स्टेप कॉमन होते हैं और उसके बाद ये डिवाइड होते हैं कि ये बेसोफिल बनता है, इसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स। ये बेसोफिल, इसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स कैसे होता है, ये जब हम स्टेनिंग करते हैं तो ये बेसिक डाई से स्टेन होता है, ये एसिडिक डाई से स्टेन होता है, और ये न्यूट्रल होता है, बोथ डाई से स्टेन होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल। बेसिक डाई से स्टेन होता है तो इसलिए इसको बेसोफिल बोलते हैं, और ये एसिडिक डाई से स्टेन होता है तो इसलिए इसको एसिनोफिल्स बोलते हैं। अगर हम बात करें ग्रेनुलोसाइट की, तो ग्रेनुलोसाइट 2 होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो पहले प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल मोनोब्लास्ट में कन्वर्ट होगा, देन मोनोब्लास्ट विल कन्वर्ट इनटू द मोनोसाइट। और अगर हम मेलोसाइट की बात करें तो मेलोसाइट
में इस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में पहले लिम्फोब्लास्ट बनेगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द लिम्फोसाइट. Then lymphocyte are two type, T lymphocyte and B lymphocyte, and these are the granular. तो monocyte और lymphocyte both are the granulocyte type of the WBC, and basophils, eosinophils और neutrophils all three are the granulocyte type of the WBC. तो WBC are two type, granulocyte और A granulocyte. ग्रेनुलोसाइट जो होता है इसके साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ए ग्रेनुलोसाइट में सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं. एरिथ्रोसाइट में सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए ये डिवाइड नहीं कर पाते हैं. अदर ऑर्गेनेलीज में नहीं होती हैं, इसकी वजह से ज्यादा स्पेस रहता है एचबी की स्टोरेज के लिए यहाँ पर, और प्लेटलेट्स क्या करते हैं, कोगुलेशन में हेल्प करते हैं. अभी हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं. तो जो ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है वो बोन मैरो में ही होती है. जब न्यूबॉर्न बेबीज होता है उनमें आरबीसी का कंटेंट ज्यादा होता है, क्योंकि उनमें जो बोन मैरो है उसमें व्हाइट बोन मैरो होता है. तो व्हाइट बोन मैरो होता है तो उसमें सिंथेसिस का स्पेस ज्यादा होता है, तो ब्लड सेल्स भी उनमें ज्यादा होते हैं. जैसे जैसे बेबी मेच्योर होता है तो बोन मैरो में जो व्हाइट बोन मैरो का पार्ट होता है वो धीरे धीरे येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है. तो उसके बाद जो सेल की फॉर्मेशन होती है आफ्टर मेच्योरेशन, जो सेल की फॉर्मेशन है वो फ्लैट बोन्स में होती है. जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बेबीज होते हैं, उनमें जो ब्लड सेल्स की सिंथेसिस होती है वो लॉन्ग बोन्स में होती है. ठीक है, बोन का हमने डिस्कस किया था कनेक्टिव टिश्यू में, तो जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें होती है उसमें. लेकिन जब जैसे ही हम मेच्योर होते हैं तो जो ब्लड सेल्स की सिंथेसिस है वो फ्लैट बोन्स में होती है, जैसे कि रिब्स की बोन है, क्रेनियल की बोन्स हैं, बैकबोन की बोन्स हैं, उनमें होती है. इसलिए जो न्यू बोर्न होते हैं और जो नियोनेट्स होते हैं, जो बेबीज होते हैं, उनमें आरबीसी का कंटेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मेच्योर में आरबीसी का कंटेंट कम होता है. अगर नॉर्मली आरबीसी की बात करें तो इसका लाइफ स्पेन है 120 डेज. तो अभी हम सबसे पहले एरिथ्रोसाइट को डिस्कस कर लेते हैं. एरिथ्रोसाइट को रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, या हम इनको आरबीसी भी बोल सकते हैं. रेड ब्लड सेल आर बाइकनकेव इनसाइड. ये जो सेल होते हैं ये कनकेव होते हैं. कनकेव की जो शेप होती है वो कनकेव होती है, बाई कनकेव, जैसे केव लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस. ये इस तरह से होते हैं केव लाइक स्ट्रक्चर, ये इस तरह से केव बनी होती है. तो ये क्या होते हैं, बाई कनकेव होते हैं दोनों ही साइड से. अगर हम इसको बनाएंगे केव लाइक तो ये इधर से बाई कनकेव होएगा इस तरह से, लाइक दिस. ठीक है, जैसे ये सेल बना हुआ है डीप, दोनों साइड से इस तरह से डीप होता है, बाई कनकेव होता है. तो जो ये कनकेव इसकी शेप है ये भी इसकी किस लिए होती है, क्योंकि इसमें इसका क्या काम है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट का काम होता है. तो जो बाई कनकेव होता है, एक तो इसमें सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इस तरह से करने से इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. दूसरा, जो ये लेयर होती है सेल की, वो ये लेयर क्या होती है, थिन होती है यहाँ से, और यहाँ से गैसेस का डिफ्यूजन इजीली होता है. जैसे कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन रिवर्सली बाइंड करती है, क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है. या अगर हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड करती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है. तो जब ये रिवर्सिबली बाइंड करती है ये, ठीक है, तो गैस इजीली डिफ्यूज हो जाती है, चाहे वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो, क्योंकि ये जो लेयर होती है ये इसकी थिन होती है. ओके, they have no nucleus and the diameter is about 7 micrometer. जो इसका डायमीटर है वो 7 माइक्रोमीटर का होता है, और इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. देयर मेन फंक्शन इज टू गैस ट्रांसपोर्ट. इनका मेन फंक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और CO2, मेनली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है ये, मेनली ऑफ द ऑक्सीजन, बट आल्सो कैरी द सम कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो. देयर कैरेक्टरिस्टिक शेप इज suited for their purpose of bioconcavity, increase their surface area for gas exchange, and the thinness of the control of the central portion allows fast entry and exit of the gases. तो जो इनका एरिया है, बाइकनकेविटी है, वो क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है. और दूसरा जो थिननेस है, जहां पर ये कनकेव है, केव लाइक स्ट्रक्चर जहां पे है, वहां पे जो मेम्ब्रेन है वो थिन होती है, और उससे गैस इजीली डिफ्यूज हो सकती है, एंटर और एग्जिट इजीली हो जाता है सेल में गैस का. द सेल आर फ्लेक्सिबल, सो दे कैन स्क्वीज थ्रू द
नैरो कैपिलरीज, तो सेल क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, नैरो कैपिलरीज में से भी इजीली पास कर जाते हैं, एंड कंटेन नो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज हैविंग मोर रूम फॉर हीमोग्लोबिन। इसमें इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती है, तो जितना भी स्पेस है ये सारा किसके लिए है, हीमोग्लोबिन के लिए ही है। द लार्ज पिगमेंट प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैस ट्रांसपोर्ट, और हीमोग्लोबिन ही क्या होता है, वो पिगमेंट होता है, प्रोटीन पिगमेंट होता है जिसके साथ गैसेस बाइंड करती हैं, ऑक्सीजन बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। दिस इज द डायग्राम ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। देयर लाइफ स्पेन इज इन सर्कुलेशन इज अबाउट 120 डेज की इनका लाइफ स्पेन होता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द रेड ब्लड सेल फ्रॉम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल टेक्स प्लेस 7 डेज। जो ये प्रोसेस था प्लूरिपोटेंट सेल से इसकी जो फॉर्मेशन हो रही थी ये 7 डेज में होती है कंप्लीट। ये जो प्रोसेस है ये 7 डेज में कंप्लीट हो जाती है, इसकी फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो 7 डेज लेती है, एंड इज कॉल्ड द इरिथ्रोपोइसिस। और इरिथ्रोसाइट की फॉर्मेशन को, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। The immature cells are released into the blood stream as reticulocyte। इस जब यहाँ पर आ जाता है रेटिकुलोसाइट बनता है, ये इमेच्योर सेल्स होता है, विद न्यूक्लियस होता है, ये सर्कुलेशन में आ जाता है, रिलीज हो जाता है, एंड देन मेच्योर इनटू द इरिथ्रोपोइसिस ओवर ए डे और 2 विद इन द सर्कुलेशन। और ये फिर इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोपोइसिस ये वर्ड गलत है, ये इरिथ्रोसाइट आएगा, देन मेच्योर इनटू द इरिथ्रोसाइट ओवर ए डे और 2, 1 या 2 दिन में ये मेच्योर होकर इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये इसकी मैच्योरेशन ही सर्कुलेशन में ही होती है। During the time they lose their nucleus and therefore because incapable of the division। अभी जब मेच्योरेशन होती है तो न्यूक्लियस भी लॉस हो जाता है और उस इसी वजह से ये डिवाइड भी नहीं कर पाते हैं। बोथ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर द आरबीसी सिंथेसिस। विटामिन B12 और फोलिक एसिड सिंथेसिस, फोलिक एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर द रेड ब्लड सेल सिंथेसिस। व्हेन ऑल 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट, हीमोग्लोबिन जो है दिस वन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की 4 बाइंडिंग साइट होती हैं, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं एक हीमोग्लोबिन के साथ। ऑन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आर फुल एंड इट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड। जब 4 बाइंडिंग साइट कंप्लीट हो जाती है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बाइंड रिवर्सिबली टू ऑक्सीजन टू फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है रिवर्सिबली। कैसे बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन HB से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, H कैपिटल और B स्मॉल प्लस ऑक्सीजन O2, तो ये क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जब ब्लड में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, लंग्स से ऑक्सीजन को लेके जाता है, तो किस फॉर्म में जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये टिश्यूज के पास जाता है जहां पर भी ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम होती है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, ये अगेन कन्वर्ट हो जाता है हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन में, और ये ऑक्सीजन टिश्यूज और सेल में चली जाती है और यहाँ पर हीमोग्लोबिन रह जाता है। अगर वहां से रिलीज होती है CO2 सेल्स में से, तो यहाँ पर CO2 बाइंड कर जाती है, तो इसको क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगेन ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की जो फॉर्मेशन होती है वो भी रिवर्सिबल होती है। हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में लंग्स के पास आता है और वहां पर ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर लेता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये रिवर्सिबल होता है। एज द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड इंक्रीज इट्स कलर चेंज टू, जैसे जैसे ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग बढ़ती है, सैचुरेशन बढ़ती है, वैसे वैसे कलर चेंज हो जाता है। जब सैचुरेटेड हो जाता है तो ये ब्राइट रेड कलर का होता है, जैसे जैसे ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है तो ये ब्लूइश, डार्क ब्लूइश कलर का ब्लड हो जाता है। ब्लड रीचिंग द ऑक्सीजन इज ब्राइट रेड बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन it contains, compared with the blood with lower oxygen level which is dark bluish in color because it is more not saturated। तो जो unsaturated फॉर्म होती है उसमें ये डार्क ब्लूइश कलर का होता है। नेक्स्ट इज द ऑक्सीजन टेंशन इन द एयर इज रिड्यूस्ड एज, एक सेकेंड रहता है, ये हमने कर लिया है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से इरिथ्रोसाइट और ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट एंड प्लेटलेट्स की सिंथेसिस ये पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। तो इरिथ्रोपोइसिस कैसे कंट्रोल होती है, इरिथ्रोपोइसिस क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, इसको हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। दिस इज ड्यू टू द होम्योस्टैटिक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो ये कंट्रोल होता है होम्योस्टैटिक
नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म क्या होता है, एक सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जिससे कि बॉडी का सिस्टम संतुलित रहता है, ठीक है, प्रेशर मेंटेन रहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द टिश्यू हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया कंडीशन क्या है, जब ऑक्सीजन का लेवल टिश्यूज में कम हो जाता है। ऑक्सीजन का लेके जाने का काम किसका है, हीमोग्लोबिन का। दैट मीन्स अगर ऑक्सीजन टिश्यूज के पास नहीं पहुंच रही है तो हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी ब्लड में क्या है, कम है। तो टिश्यू हाइपोक्सिया जब हो जाता है, हाइपो मीन्स लोअर, तो टिश्यूज में अगर ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाता है, लो हो जाता है, तो उस टाइम पे किडनी क्या करती है, इरिथ्रोपोएटिन नामक एक हार्मोन रिलीज करती है। किडनी सीक्रेट इरिथ्रोपोएटिन इनटू द ब्लड एंड वन बोन, इससे क्या होता है, तो उस जो इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, बोन मैरो में इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस को इंक्रीज करता है। बोन मैरो इंक्रीज द इरिथ्रोपोइसिस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड बाय द किडनी। अब यहाँ पे रेड ब्लड सेल का कंसंट्रेशन क्या, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इंक्रीज हो जाएंगे बाय द इरिथ्रोपोइसिस। जब नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इंक्रीज हो जाएंगे तो इनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी वो भी बढ़ जाएगी, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, हाइपोक्सिया के ऑपोजिट हो जाएगी, नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। इंक्रीज ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिवर्स द टिश्यू हाइपोक्सिया, तो जैसे जैसे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो जो हाइपोक्सिया की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो जब इस केस में जब रिवर्स हो जाएगी, हाइपोक्सिया कंडीशन नहीं रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन से इरिथ्रोपोएटिन की सिंथेसिस यहाँ पर रुक जाएगी। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक होगा यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक जाएगा और ये प्रोसेस यहाँ पे रुक जाएगी। तो जब नॉर्मल कंसंट्रेशन हो जाएगी आरबीसीज की ब्लड में, तो इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन क्रिएट करना बंद कर देगी किडनी, और इस तरह से इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस पे कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, द रोल ऑफ इरिथ्रोपोएटिन, ये प्रोसेस पूरा इसी के लिए है। अब हम देखें कि हाइपोक्सिया की कंडीशन होती किस लिए है। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है हमारी बॉडी में, या तो बॉडी में बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ हो, हेमरेज की कंडीशन हुई हो, आरबीसीज बहुत सारे लॉस हो गए हो, तो उस कंडीशन में भी क्या होती है, आरबीसीज है ही नहीं, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। या फिर हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, कहीं हाई जैसे हिल स्टेशन पे चले गए, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है गैस में, एयर में सॉरी, तो उसकी वजह से भी जो आरबीसीज हैं वो उनकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो द प्राइमरी स्टिमुलस टू इंक्रीज द इरिथ्रोपोइसिस इज द हाइपोक्सिया। डेफिशिएंट ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया क्या है, डेफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्लड सेल। दिस अकर व्हेन, ये कब होता है, द ऑक्सीजन कैरिंग पावर ऑफ द ब्लड इज रिड्यूस्ड बाय, फॉर एग्जांपल हेमरेज हो जाए और एक्सेसिव इरिथ्रोपोइटिन इरिथ्रोसाइट ब्रेकडाउन, जैसे कि हीमोलाइसिस हो गया है ड्यू टू द डिजीज, कोई ऐसी प्रॉब्लम कोई डिजीज हुई है जिससे हीमोलाइसिस, लाइक द मलेरिया की जो कंडीशन है उसमें हीमोलाइसिस हो जाता है, आरबीसी सेल रैप्चर होना शुरू हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है। या दूसरी कंडीशन क्या होती है, द ऑक्सीजन टेंशन इन द एयर इज रिड्यूस्ड एज एट हाई एल्टीट्यूड, अगर एयर में ही ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाए तो उस केस में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपोक्सिया इंक्रीज एरिथ्रोसाइट formation by the stimulating the production of the hormone erythropoietin mainly by the kidney। तो किडनी क्या करती है, erythropoietin हार्मोन रिलीज करती है हाइपोक्सिया की कंडीशन में। erythropoietin stimulate and increase in the production of the erythroblast and the release or increase of the number of reticulocyte into the blood। तो ये इमेच्योर रेटिकुलोसाइट सेल ब्लड में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। दी चेंज इंक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड एंड रिवर्स द टिश्यू हाइपोक्सिया, तो इससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की बढ़ जाती है और टिश्यू हाइपोक्सिया रिवर्स हो जाता है। द ओरिजिनल स्टिमुलस when the tissue hypoxia is overcome erythropoietin production decline, तो erythropoietin की प्रोसेस क्या हो जाती है, रुक जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द erythrocyte, अब erythrocyte का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, इनका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है और 120 डेज के बाद जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल होते हैं उनमें आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल हमारे स्प्लीन में, बोन मैरो में और लिवर में प्रेजेंट होते हैं। तो लाइफ स्पैन ऑफ द erythrocyte इज 120 डेज एंड देयर ब्रेकडाउन और hemolysis is carried out by the phagocytic reticuloendothelial cell. These cells are found in more tissue but the main site of the hemolysis are the spleen में होती है, बोन मैरो में होती है और लिवर में होती है। तो ये है पूरा आरबीसी। अब हम डिस्कस करते हैं ल्यूकोसाइट और डब्ल्यूबीसी इसको कह सकते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल्स। इट इज डिफेंडिंग, ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, बॉडी के सोल्जर सेल्स कहते हैं हम इनको, ये बॉडी के डिफेंस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। अगर कोई एंटीजन एंटर कर जाए तो यही सेल है जो फाइट करके हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। इट इज डिफेंडिंग
इट इज डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट द माइक्रोब्स एंड अदर फॉरेन मटेरियल्स। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं या अदर फॉरेन मटेरियल होता है तो उसको किल करने के लिए WBC ही काम करते हैं। टू टाइप के होते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, और इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। टू टाइप के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जो होंगे उनके जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ग्रेनुलोसाइट अगेन थ्री टाइप के होते हैं, बेसोफिल, इसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और जो ए ग्रेनुलोसाइट होते हैं इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म कम होता है इनमें, और इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इनको बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। ये टू टाइप के हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले हम ग्रेनुलोसाइट को डिस्कस कर लेते हैं। या इनको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें लॉब्ड बनी होती है, तो इसलिए पॉली मीन्स मैनी मैनी, तो न्यूक्लियस में लॉब्ड बनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 6 लॉब्ड होते हैं ये, 5 to 6 लॉब्ड। ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन ग्रेनुलोपोइसिस, जो इनकी फॉर्मेशन है इसको बोलते हैं ग्रेनुलोपोइसिस। इसको क्या बोलेंगे? ग्रेनुलोपोइसिस। और इसको हमने बोला था इरिथ्रोपोइसिस। ग्रेनुलोपोइसिस दे अलाउ द कॉमन लाइन ऑफ डेवलपमेंट थ्रू द मेलोब्लास्ट टू मेलोसाइट। तो यहाँ पर एक कॉमन साइट है, पहले मेलोब्लास्ट बनेगा और फिर मेलोसाइट, तो ये कॉमन है। दोनों स्टेप इनमें क्या होंगे? कॉमन होंगे डिफरेंट टाइप्स में। ऑल ग्रेन्यूल्स हैव मल्टी लॉब्ड न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई होती है वो मल्टी लॉब्ड होती हैं इन देयर साइटोप्लाज्म। एंड जैसे कि लॉब्स बनी होती है, डायग्राम आपको दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पे लॉब्स बनी हुई है ना, लॉब्स बनी हुई है, तो ये क्या होते हैं? मल्टी लोब्यूलर होते हैं, इनको मल्टी लोब्यूलर कहते हैं। Their name represent the dye they take up when the stained in the laboratory। जब हम उनको लेबोरेटरी में स्टेन करते हैं तो जिस भी डाई को रिटेन करते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनका नाम रखा गया है। इओसिनोफिल टेक्स द रेड एसिड डाई, ये क्या करते हैं? रेड एसिड डाई को रिटेन करते हैं, इसलिए इनको कौन सी डाई होती है? इओसिन डाई, तो ये इनको इसलिए इनको इओसिनोफिल बोलते हैं। बेसिक जो बेसोफिल होते हैं टेक अप द एल्कलाइन बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू, तो इसलिए इनको बेसोफिल कहते हैं। और न्यूट्रोफिल्स टेक्स पर्पल बिकॉज दे टेक अप द बोथ डाई, दोनों डाइज को लेते हैं और पर्पल कलर देते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रोफिल्स। नाउ देयर मेन फंक्शन इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट द, ये सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं न्यूट्रोफिल सेल्स, और इनमें सबसे ज्यादा लॉब्स होते हैं न्यूक्लियस में। जहां पर भी इंफेक्शन होता है वहां पर इनकी सबसे फास्टली रीच करने की कैपेसिटी होती है न्यूट्रोफिल्स की, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं? स्क्वीज कर सकते हैं ब्लड वेसल्स में, इसको बोलते हैं डायपडेसिस। तो इनकी एक प्रॉपर्टी होती है डायपडेसिस, हाईली मोबाइल और स्क्वीज कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा फास्टली मूव करते हैं। जहां पर भी इंफेक्शन होगा, जहां पर भी प्रॉब्लम हो रखी होती है, जहां पर भी एंटीजन एंटीजन एंटर कर जाते हैं, तो वहां पर न्यूट्रोफिल सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में पहुंचते हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो ये अब हम इनको पढ़ लेते हैं थोड़ा वन बाय वन। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एनी फॉरेन मटेरियल एंटरिंग इनटू द बॉडी, मेनली द माइक्रोब्स, एंड टू रिमूव वेस्ट मटेरियल, फॉर एग्जांपल सेल डेब्रीज। तो इनका मेन फंक्शन है फॉरेन पार्टिकल्स को किल करना, और जैसे कि सेल डेब्रीज होती हैं उनको भी ये वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करते हैं। दे आर अट्रैक्टेड इन लार्ज नंबर टू द एरिया ऑफ इंफेक्शन बाय द केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज इन द कीमोटैक्सिन। जहां पर भी इंजरी हो जाती है या जहां पर भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है, इंफेक्शन होता है, तो वहां पे केमिकल रिलीज होता है कीमोटैक्सिन। कीमोटैक्सिन की हाई कैपेसिटी है टू अट्रैक्ट द न्यूट्रोफिल, तो इसलिए उस एरिया में सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रोफिल आर हाईली मोबाइल, बहुत ज्यादा मूवेबल होते हैं और स्क्वीज थ्रू द कैपिलरी वॉल्स में से स्क्वीज कर सकते हैं टू द अफेक्टेड एरिया, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायपडेसिस। एंड 6 लॉब्ड न्यूक्लियस होता है इनका, देयर ग्रेन्यूल्स आर लाइजोसोम्स। तो 6 लॉब्ड न्यूक्लियस होता है और जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो लाइजोसोम्स काइंड होते हैं। लाइजोसोम की क्या कैपेसिटी होती है? ग्रे यार्ड। जब हमने सेल में पढ़ा था तो लाइजोसोम के लिए हमने क्या पढ़ा था? ग्रे यार्ड। ये क्या करते हैं? सेल डेब्रिज को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए लाइजोसोम को क्या कहते हैं? ग्रे यार्ड बोलते हैं। तो जो इनमें भी जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है उनकी लाइजोसोमल एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पस की बात करें तो पस में भी क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। ये कब होते हैं? जब इन्फेक्शन हो जाता है और जब वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है तो पस सेल्स की फॉर्मेशन होती है। पस दैट मे बी द फॉरन फॉर्म आएगा, फॉर्म इन एन इन्फेक्टेड एरिया कंसिस्ट ऑफ डेड टिश्यू सेल होते हैं
एंड डेड एंड लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंड फेगोसाइट्स किल्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ फेगोसाइट्स भी होंगे, जैसे कि कुछ डब्ल्यूबीसीज भी होंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने किल किए होंगे, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे जो डब्ल्यूबीसीज ने किल किए होंगे, और कुछ लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं पस सेल्स में। नंबर्स आर इंक्रीज्ड इन, जो न्यूट्रोफिल्स है उसका नंबर कब बढ़ जाता है बॉडी में, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो रखी हो तब बढ़ सकता है, एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज हो गया हो जैसे कि इन्फ्लामेशन हो गया, माइकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, बर्न हो गया, इंजरी हो गई है, तो उस केस में न्यूट्रोफिल्स की काउंटिंग बढ़ जाती है। मेटाबॉलिक डिजीज में अगर कोई डिजीज हो गई जैसे कि डायबिटीज, कीटोएसिडोसिस हो गया है, गोट की कंडीशन है तो उस कंडीशन में बढ़ जाती है। ल्यूकीमिया इज अ टाइप ऑफ द कैंसर, ब्लड कैंसर होता है ये, तो उस कंडीशन में भी बढ़ जाती है। हैवी स्मोकिंग अगर कोई पर्सन करता है तो न्यूट्रोफिल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, या कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहा है रेगुलरली तो उसके केस में भी बढ़ जाती है। ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड द एसिनोफिल्स। अब हम डिस्कस करते हैं एसिनोफिल। एसिनोफिल का जो साइज होता है वो कंपैरेटिवली न्यूट्रोफिल से ज्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए ये कम मूवेबल होते हैं और ये बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रोफिल्स इनगल्फ नहीं कर सकते हैं इजीली, इसलिए उनको किल करने का काम इयोसिनोफिल्स का होता है। तो इयोसिनोफिल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कैपेबल ऑफ द फेगोसाइटोसिस, इनकी कैपेसिटी है फेगोसाइटोसिस करने की, आर लेस एक्टिव इन दिस देन द न्यूट्रोफिल्स, से कम एक्टिव होती हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड role appear is to be in the elimination of the parasites such as the worm which are too big to be phagocytosed। तो इनकी स्पेशल कैपेसिटी है कि ये बड़े पैरासाइट्स को, वर्म्स को, उनको फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं। दे आर इक्विप्ड विद सर्टेन टॉक्सिक केमिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, स्टोर्ड इन देयर ग्रेनुल, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं, विच में रिलीज व्हेन द इयोसिनोफिल बाइंड टू द इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ बाइंड करता है तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ये रिलीज कर जाते हैं। इयोसिनोफिल आर ऑफन फाउंड इन द साइट ऑफ एलर्जी, मेनली एलर्जी की साइट जहां पर भी एलर्जी है वहां पे प्रेजेंट होंगे, इन्फ्लामेशन की साइट पे होंगे, सच एज द अस्थमेटिक एयरवे एंड द स्किन एलर्जीज में ये ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। दे मे ऑल्सो डैम्पन डाउन द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस थ्रू द रिलीज ऑफ द अदर केमिकल सच एज एंजाइम्स दैट ब्रेक द डाउन द हिस्टामिन। तो मेनली जब इस इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस होती है या मेनली एलर्जी की कंडीशन होती है तो वहां पे हिस्टामिन रिलीज होता है। तो ये जो इयोसिनोफिल्स होते हैं इनमें जो एंजाइम्स होते हैं वो हिस्टामिन को ब्रेक कर देते हैं और इन्फ्लामेटरी और एलर्जी की कंडीशन में राहत दिलाते हैं। नेक्स्ट इज द बेसोफिल। बेसोफिल ये टाइप ऑफ द बेसोफिल है क्लोज रिलेटेड टू द एलर्जिक रिएक्शन, ये मेनली एलर्जिक रिएक्शंस में रिलीज होते हैं बेसोफिल्स। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स पैक्ड इनटू द विद द हिपेरिन, जो इसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये जो ग्रेन्यूल्स हैं इसमें हिपेरिन प्रेजेंट होता है, हिस्टामिन प्रेजेंट होता है एंड अदर सब्सटेंसेस दैट प्रोमोट इन्फ्लामेशन। तो जब ये सेल्स एक्टिवेट होते हैं, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ बाइंड करते हैं तो ये वाले जो हिस्टामिन है, हिपेरिन है, और ये रिलीज हो जाते हैं बॉडी में और इन्फ्लामेटरी कंडीशन या एलर्जी कंडीशन शो कर देते हैं कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जिससे बॉडी का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट टू टाइप के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो जो मोनोसाइट होते हैं उनका साइज बड़ा होता है और लिम्फोसाइट का साइज छोटा होता है। इनमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है दोनों में ही, और साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन साइटोप्लाज्म इसमें कम होता है दोनों में। तो हम बात कर लेते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स की। तो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं इसलिए इनको बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। द टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स विद द लार्ज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसा होता है, लार्ज होता है, विद नो ग्रेन्यूल इन देयर साइटोप्लाज्म आर द मोनोसाइट एंड द लिम्फोसाइट। टू टाइप्स के होते हैं एंड दे मेक अबाउट 25 to 50% ऑफ द ऑल द ल्यूकोसाइट। जो 5 टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट है उनमें 25 से 50% का जो पार्टिसिपेशन है वो ए ग्रेनुलोसाइट का है। दीज आर फर्स्ट, सबसे पहले मोनोसाइट। दीज आर लार्ज मोनोन्यूक्लियर, न्यूक्लियस क्या होता है, सिंगल होता है, मोनोन्यूक्लियर सेल। सम सर्कुलेट इन द ब्लड एंड आर एक्टिवली मोटाइल, कुछ ब्लड में ही सर्कुलेट करते हैं और मोटाइल होते हैं और फेगोसाइटिक होते हैं। हम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंकर तो उसको फेगोसाइटोसिस प्रॉपर्टी होती है, इंगल्फ कर सकते हैं, किल कर सकते हैं उसको। वाइल अदर माइग्रेट इनटू द टिश्यू वेयर दे डेवलप इनटू द मैक्रोफेजेस। तो ये कई और कुछ जो बचे हुए थे वो टिश्यूज के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं और मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बोथ टाइप ऑफ द सेल प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन 1,
जो मैक्रोफेजेज होते हैं और जो मोनोसाइट है दोनों ही इंटरल्यूकिन 1 रिलीज करते हैं। तो इंटरल्यूकिन 1 का क्या काम है, एक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस, जो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी के ऊपर, हाइपोथैलेमस, एंड कॉजिंग द राइज इन बॉडी टेम्परेचर। तो उससे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है एसोसिएटेड विद माइक्रोबियल इन्फेक्शन। अगर माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर किसकी वजह से राइज होता है, मोनोसाइट की वजह से, जिससे पर्सन को लगता है कि उसको फीवर हो गया है। ठीक है। स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द सम ग्लोबुलिन बाय द लिवर। ग्लोबुलिन क्या है, टाइप ग्लोबुलिन प्रोटीन टाइप था जिसमें हमने पढ़ा था कि ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज का भी काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ग्लोबुलिन की प्रोडक्शन को, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। इनहांस द प्रोडक्शन ऑफ द एक्टिविटी टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और उसकी एक्टिवेशन को बढ़ाते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इजीली किल कर सके। नेक्स्ट है मोनोसाइट मैक्रोफेजिस सिस्टम। मोनोसाइट मैक्रोफेजिस जो सिस्टम होता है बेटा, ये डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। दिस इज समटाइम कॉल्ड द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम भी कहते हैं हम इसको, मोनोसाइट मैक्रोफेजिस सिस्टम। मोनोसाइट ही स्टोर होकर क्या बनाते हैं, मैक्रोफेज बनाते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ द बॉडी कंपोनेंट ऑफ द मोनोसाइट, and consists of the body's complement of the monocyte। ये कब कब एक्टिवेट, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मोनोसाइट मैक्रोफेजिस सिस्टम। हिस्टोसाइट जो सेल होते हैं इन कनेक्टिव टिश्यूज, जो कनेक्टिव टिश्यूज में हिस्टोसाइट सेल होते हैं वो दिस टाइप हैं। साइनोवियल फ्लूइड ऑफ द ज्वाइंट, वहां पर प्रेजेंट साइनोवियल सेल्स इन द ज्वाइंट, ज्वाइंट में जो साइनोवियल सेल होते हैं वो मोनोसाइट मैक्रोफेजिस टाइप होते हैं। कूफर सेल्स लिवर में प्रेजेंट होते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट सेल इन द बोन, ये सभी मोनोसाइट मैक्रोफेजिस सिस्टम का ही पार्ट होते हैं। नेक्स्ट बेटा इनका फंक्शन क्या है मैक्रोफेजिस का, मोनोसाइट्स का, दे आर एक्टिवली फेगोसाइटिक, फेगोसाइटिक हो सकते हैं। फेगोसाइट का क्या मतलब होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ कर लेते हैं, निगल जाते हैं और उन्हें किल कर देते हैं। एंड इफ दे एनकाउंटर लार्ज अमाउंट ऑफ द फॉरेन और द वेस्ट मटेरियल, और वो क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट में जो फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन पार्टिकल्स हैं और वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको किल कर सकते हैं। दे टेंड टू मल्टीप्लाई एट द साइड एंड wall of the area isolating the material, for example pocket of the tubercular infection in the lungs। ये क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है जैसे ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन में लंग्स में ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं ज्यादा अमाउंट में। नेक्स्ट इज द लिम्फोसाइट, originated from the stem cell, lymphocyte से originate होते हैं and are produced the T lymphocyte and the B lymphocyte। टू टाइप ऑफ lymphocyte रिलीज करते हैं ये, T lymphocyte और B lymphocyte। lymphocyte are smaller than the monocyte and have a larger nucleus। तो न्यूक्लियस लार्जर होता है इसमें और इसके कंपैरिजन में इनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। They circulate in the blood and are present in great number in the lymphatic tissues। ये सर्कुलेशन में भी होते हैं बट लार्ज अमाउंट में ये लिम्फेटिक टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट होते हैं, स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं, जहां पर ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं और लिम्फ को फिल्टर करते हैं। दे बिकम इम्यूनोकॉम्पिटेंट एंड रिस्पॉन्ड टू द एंटीजन। वहां पे क्या करते हैं, इम्यूनोकॉम्पिटेंट का रोल प्ले करते हैं और एंटीजन के इन्फेक्शन को रिस्पॉन्ड करते हैं। उनको एंटीजन के रिस्पॉन्ड, एंटीजन अगर एंटर कर जाता है तो उनको किल करते हैं। इस तरह से ये लिम्फ को फिल्टर करते हैं। और सेल्स रिगार्डेड, और कौन कौन कब कब ये इम्यूनोकॉम्पिटेंट कब कब बन जाते हैं और किस किस को ये एंटीजन की फॉर्म में लेते हैं, वो है सेल रिगार्डेड बाय द लिम्फोसाइट एज द अबनॉर्मल। अगर लिम्फोसाइट के अकॉर्डिंग कोई सेल अबनॉर्मल है तो उस केस में ये एक्टिवेट होते हैं लिम्फोसाइट्स। फॉर एग्जाम्पल सेल दैट हैव बीन इन्वेडेड बाय द टिश्यू कैंसर सेल और द टिश्यू ट्रांसप्लांट सेल। अगर कोई ऐसा सेल है जिसको लिम्फोसाइट सिस्टम ने सोचा है कि ये कैंसर का सेल है या टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन हो रही है, तो उस टाइम पे ये लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है पोलन ग्रेन्स, जैसे कि फ्लावर्स के, प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स हैं, उस टाइम पे भी एक्टिवेट हो जाती है। फंगाई इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या सम लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग लाइक द पेनिसिलिन और एस्प्रिन, अगर ये हो ड्रग के मॉलिक्यूल हो तो उस टाइम पे भी लिम्फोसाइटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। और इसी वजह से कई लोगों को पेनिसिलिन के टाइम पे एलर्जिक रिएक्शन होती है अगर कोई पर्सन उसको लेता है तो। ये उसका रीजन है कि लिम्फोसाइटिक जो सेल होते हैं उन्होंने उसको एज ए फॉरेन मटेरियल लिया है और लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। द लास्ट टाइप ऑफ द सेल इज द प्लेटलेट्स, और इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। इसका मेन रोल किसमें है, कोगुलेशन में। कोगुलेशन की कब जरूरत होती है, जब बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा हो, कोई इंजरी हो गई हो, कहीं पे कट लग गया हो ज्यादा, तो सेल
ब्लड लॉस को रोकता है कोगुलेशन। दीज आर द वेरी स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इनका डायमीटर 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है और ये नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क टाइप ऑफ सेल होते हैं। प्रोमोट द ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग करवाती है। नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट काउंट है 200 into the 10 की पावर 9 पर लीटर और 350 into 10 की पावर 9 पर लीटर। यहाँ हम इसको कह सकते हैं 2 lakhs to 3,50,000 पर मिलीमीटर, तो पर मिलीमीटर क्यूब। किडनी रिलीज, ये नॉर्मल रेंज है, अगर इससे अप और डाउन होता है तो वो कोई डिजीज पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है। जब टेस्ट करवाया जाता है तो उसमें देख लिया जाता है कि इस रेंज से अप या डाउन है या नहीं है। जैसे कि किडनी रिलीज द सब्सटेंस कॉल्ड द थ्रोम्बोपोएटिन, किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है थ्रोम्बोपोएटिन। जैसे एरिथ्रोसाइट के केस में किडनी ने एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज किया था, तो अगर थ्रोम्बोसाइट्स की बात करें, प्लेटलेट्स की बात करें, तो उसके केस में किडनी क्या रिलीज करती है, थ्रोम्बोपोएटिन रिलीज करती है। विच स्टिमुलेट प्लेटलेट सिंथेसिस, तो थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन की वजह से क्या होता है, प्लेटलेट की सिंथेसिस इंक्रीज होती है और अदर साइटोकिन्स की सिंथेसिस भी इंक्रीज होती है। The lifespan of platelet is between the 8 to 11 days, इसका lifespan 8 to 11 days है and those not used in the hemostasis are destroyed by the macrophages। अगर ये इस टाइम के ड्यूरिंग हीमोस्टैटिक सिस्टम इसको यूज अप नहीं कर पाता है तो ये मैक्रोफेजेस इसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मेनली इन द स्प्लीन में। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ब्लड वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टाइप, फ्लूइड कनेक्टिव टाइप टिश्यूज है और ब्लड में 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट हैं। प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, न्यूट्रिएंट, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन और गैसेस प्रेजेंट हैं। और अगर ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। जो ब्लड सेल्स होते हैं वो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से बनते हैं। इसमें इरिथ्रोसाइट जिसको हम RBC बोलते हैं, प्लेटलेट्स, और ये क्या है, WBC, इसमें ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, बोथ टाइप्स होते हैं WBC की। ठीक है, तो इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा ओवर हो गया है। होपफुली आप सबको समझ में आया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। थैंक यू सो मच।